Assalamu alaikum. We are doing today March 2023. Paper is 42. This is the latest paper we have and should be the most important paper by now because ज़ाहिर है latest paper है तो ये आपके पास latest pattern show करता है. 2022 में syllabus update हुआ था और उसके बाद से ये पहला पेपर है. Define gravitational potential at a point, and this is something which has been discussed many times. Gravitational potential is the work done per unit mass. Gravitational potential at a point is the work done per unit mass to move the mass from infinity to that point. ठीक है. Artemis is a spherical planet that may be assumed to be isolated in space. The variation with distance x from the center of Artemis of the gravitational potential is shown. They have given this graph. Gravitational potential against separation. This is the radius of the Artemis is 4800. Determine the value of phi on the surface of the Artemis. तो आपके पास फाई का फॉर्मूला है G m/r, वो लगा दें. So that the mass of Artemis is this. वो G m/r, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स से भी इक्वेट कर सकते हो या तुमने जो पोटेंशियल निकाला है W/है मुझसे कर सकते हो. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है G. So you have to put the formula. You can use the graph also, or you can use the formula 4800. Kilometer. So you can use the graph position for that, and graph position you can read it directly and get the value of this one.
Then examiner says, show that the mass of Artemis is this much kg. Then you have to apply the formula phi is equal to minus gm upon r. उसमें m को subject बनाओ और rearrange कर लो. He says calculate the gravitational field strength, which is small g. Gravitational field strength is small g. तो उसके लिए आप वही फॉर्मूला दोबारा जी का अपना फॉर्मूला लगाएं. जी इज इक्वल टू जीएम अपॉन आर स्क्वायर. मास पिछले पार्ट में निकल गया था. रेडियस को मीटर में चेंज करें और पुट कर दें. A satellite is in orbit at a fixed position above a point on the surface of Artemis. The satellite is located above the equator of Artemis at height above the surface where the gravitational potential is. Calculate the period. Period जो t is equal to 2 pi upon omega भी होता है. और उसके अलावा आप उसको यहां से भी रिलेट कर सकते हो. केपलर लॉ वाली स्टोरी सुनाकर हमें r दिया हुआ है, m है. जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल करो. वैसे वेल नोन डेरिवेशन वो पुट करो और सॉल्व करो.
state one similarity and one difference between gravitational potential due to a point mass and electric potential. दोनों बेसिकली देखो ये थ्योरी है ना पूरी, और बाकी इसके मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स भी थ्योरी बेस ही होते हैं. अब तुम याद रखो कि सिमिलैरिटी कौन कौन सी थी. एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पॉइंट ऑफ इक्वल पोटेंशियल लाई जिसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, और पोटेंशियल जीरो होता है इंफिनिटी पर. दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आइडियल गैस क्या होती है इसमें पूछता है. अब आइडियल गैस वो होती है जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो उसका लॉ है उसको फॉलो करे हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे, और वो उसकी ओबीडियंट हो. अ फिक्स अमाउंट ऑफ हीलियम गैस इज सील इन अ कंटेनर. आपको डेटा दिया हुआ है, अगर आपने इस पेपर को किया हुआ है तो नो थर्मल एनर्जी एंटर और लीव द हीलियम गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. शो दैट हीलियम गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस. दोनों तरफ सॉल्व करो और वो फॉर्मूला लगा के प्रूफ कर दो. First law of thermodynamics may be expressed as, use the first law of thermodynamics to explain why the temperature of the helium gas increases. अब डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और क्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ हीट, और डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन बाय और ऑन द गैस. अब टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में डेटा को कि आप गैस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो या कम कर रहे हो. वर्क इज डन ऑन द गैस एज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस. अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी,
उस बाहर से तो हम हीट नहीं दे रहे, लेकिन उससे फिर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्योंकि ये क्यूरी क्लास है तो आपने पेपर पहले से किया हुआ हो। देखो, then he says average translational kinetic energy Ek is 3 upon 2 kT, where K is the Boltzmann constant, T is the thermodynamic temperature. Calculate the change in the total kinetic energy. ये बेसिकली आपको यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करनी है। के की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। अब ये जो फॉर्मूला है जो PV इक्वल टू एन के टी से बना होता है, आप इससे डेल्टा, सबसे पहले तो डेल्टा टी निकालो। और ऊपर फॉर्मूला P इक्वल एन के टी का भी है, उसको पुट कर दो। अब ये डेरिवेशन करो और उससे फिर रिलेट करके आप वैल्यू निकाल सकते हो डेल्टा ई के की। कंपेयर करो अपनी वर्किंग।
Then says mass of nitrogen gas is in another container is 24 gram at a temperature of 27. The gas is cooled to its boiling point. Assume all the gas condenses to a liquid. For this change, the specific heat capacity of nitrogen is this. The specific latent heat of vaporization of nitrogen is this. Determine the thermal energy in kilojoule removed. एक और कंटेनर में ये पोजीशन, अब इसका डेटा सारा अरेंज करो। देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, वो फॉर्मूला रिकॉल कर लोगे। फिर एनर्जी, अब सबसे पहले आपके पास मास है उसको केजी बना लो, टेम्परेचर चेंज निकालो। दोनों को पहले जाहिर है पहले एमएल आएगा, मेल्टिंग है पहले वो, सॉरी पहले वो एमसी डेल्टा टी है, फिर एमएल दोनों आएंगे क्योंकि पहले कूल डाउन है फिर चेंज इन स्टेट है। An object is suspended from a vertical spring as shown. The object is displaced vertically and then released. थोड़ा सा हमने इसको नीचे पुल किया और छोड़ दिया, अब ये मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। The figure shows the variation with displacement of the energy. अब ये बड़ा मशहूर ग्राफ है और आप लोगों को देखते ही याद आना चाहिए। एक इसमें स्माइली फेस है, एक सैड फेस है, टोटल लाइन है। जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टोटल एनर्जी है और बाकी में एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक, वो आपको मेमोरी में आना चाहिए क्योंकि ये A2 की स्पेशलिटी है कि ये चीजें बार बार आती हैं और आपकी मेमोरी में उनको होना चाहिए। Okay, the object has a mass of 130. Determine the period of oscillation. उसके लिए आप वो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगा लो और उसमें वैल्यू डालकर इसको फिर पुट कर दो। ये जो फॉर्मूला है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, ये मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला है, इसको पुट करो।
और इसको पुट करके फिर आप ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, ओमेगा निकलेगा, फिर टी निकाल लो। स्टेट द कॉज ऑफ डैम्पिंग। जो डैम्पिंग होती है, जो कह रहे डैम्पिंग बताओ। डैम्पिंग बेसिकली रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन होती है। जो डैम्पिंग को फोर्स अपोज कर रही होती है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स, वो एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती, कोई भी फोर्स हो सकती है। अ लाइट कार्ड इज अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट। A light card is attached to the object. The object is displaced with the same initial amplitude and then released. During each complete oscillation, the total energy of the system decreases by 8% of the total energy at the start of the oscillation. Determine the decrease in total energy in millijoule. अब देखो आप क्या करोगे कि ऑसिलेशन में से आपने, उसने बताया ना जैसे आपको, तो आप उसमें 8% रिड्यूस कर दो, 92 रह गई। फिर आप आफ्टर 6 ऑसिलेशन जैसे प्रोबेबिलिटी में करते हो, वही नंबर रिपीट होगा। एनर्जी लॉस इस मेथड से निकाल लो। स्टेट विद द रीजन द टाइप ऑफ डैम्पिंग दैट द कार्ड इंड्यूसेस। वो पूछना चाह रहे हैं क्रिटिकल, लाइट। क्योंकि एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है तो ये लाइट डैम्पिंग है, क्योंकि सिस्टम रुक नहीं रहा फौरन। स्टेट विद द रीजन। अब हमने डैम्पिंग की टाइप बता दी। 4 स्टेट कूलम्स लॉ, ये मेमोरी है। द देखो कूलम लॉ की स्टेटमेंट देखो। अ चार्ज स्फीयर एक्स इज सपोर्टेड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। A second charge sphere y is suspended by an insulating thread so that sphere y is in equilibrium at the position shown. देखो ये, the charge on sphere x is plus 96 nanocoulomb and the charge sphere y is this. Assume the sphere behaves as point charge. The length of the thread is 1.2 and center of sphere x and y are separated horizontally by a distance this much. अब तुम इसकी एक रफ डायग्राम खुद सोचो और उसमें तीनों फोर्सेस दिखा दो। इसमें 3 फोर्सेस हैं, मास वगैरह, वेट है। वो जो फोर्सेस स्फीयर वाई पे लग रही हैं। डिटरमाइन द मास ऑफ स्फीयर वाई। अब नैनो कूलम को कूलम बना लो, वर्टिकल एंगल ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगा, फिर फॉर्मूला लगा दो। अब आप के भी रख सकते हो और उसमें सारी वैल्यूज प्लग इन करो, उसे फोर्स निकल आएगी। फिर वो वेट और फोर्स में टेन थीटा लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री है ना, और ये आंसर आना चाहिए। वर्किंग कंपेयर करो। जब वेट निकल आएगा तो मास इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो रेशो कर दो। Calculate the total electric potential energy stored between x and y. उसके लिए फॉर्मूला लगा दो। An electron enters the region between two parallel plates P and Q that are separated by a distance of 18 millimeter as shown. The space between the plates is a vacuum. The potential difference between the plates is 250 volt. The electric field may be assumed to be uniform. अब ये electric field का question है। अब वो कहता है state the direction of the electric force on the electron when between the plates. वो आप उनकी फोर्सेस दिखाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर
देखो अब ये एंटर हो रहा है ना सीधा सीधा। टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज जो फोर्स ऊपर लगेगी इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फोर्स सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे जो लगेगी, अब उसमें ये एएस वाले फॉर्मूलाज है जो हमने शिफ्ट किए थे, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ को सब्जेक्ट बनाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का दूसरा फॉर्मूला V अपॉन डी, दोनों को आप इक्वेट करके फॉर्मूला बना लो और उसमें वैल्यूज पुट करो। ये वो वाला पोर्शन है जो एएस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, और मैंने ग्रुप पे उसका अलग से क्वेश्चन भी डाले थे। मैंने बताया था कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एएस वर्जन है वो बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो नहीं कर सकते, वो अब कोर्स में A2 में शामिल है। व्हाई द इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉलो अ सर्कुलर पाथ, वो फोर्स जरूरी होनी चाहिए कि वो परपेंडिकुलर हो टुवर्ड्स द सेंटर हो, लेकिन वो दोनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही, इसलिए ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 5, a capacitor, a battery of EMF is a resistor R, two-way switch are connected. अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। द स्विच इज इनिशियली इन पोजीशन S, जो स्विच है वो पोजीशन S पर है, कैपेसिटर इज फुली चार्ज, द स्विच इज मूव टू पोजीशन T so that the capacitor discharges. जो उसने स्केच बनाया ना, वेरिएशन विद टाइम T of ln q microcoulomb is shown. Show that the capacitance of the capacitor is 1.5 microfarad. ग्राफ आपको दिया हुआ है, Q ग्राफ में Q है और T है। सबसे पहले आप क्या करो, आप ऐसे करोगे कि कैपेसिटेंस जो है वो रेशियो है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ग्राफ से डेटा लो और इसमें पुट कर दो। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ R। अब जो रेजिस्टेंस होती है वो आप या तो ओम्स लॉ से इंगेज करो, या फिर वो इस ग्राफ का ग्रेडियंट देखो, ग्रेडियंट हम निकालेंगे तो -1/R C बनेगा। ये वो नया वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें वैल्यूज प्लग इन कर दो।
Then he says calculate the energy stored in the capacitor. अब energy stored जो है, देखो ये वर्किंग है, फॉर्मूला लगाओ कि हाफ क्यूवी होता है, सीवी स्क्वायर होता है, और ये फॉर्मूला में से कोई भी लगा दो, इसकी वर्किंग कंपेयर करो। अब he says a second identical resistor is now connected in parallel with R. The switch, वो जो उसने resistor लगाया हुआ है ना, ये वाला, इसके साथ वो एक और लगा रहा है। अब वो जो स्विच है उसको वो ला रहा है पोजीशन टी पर, ऊपर वाले पे, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। क्योंकि उसने एक और रेजिस्टर लगाई है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो आपका जो पहले जो ग्राफ बना हुआ है उसका भी ग्रेडियंट यही है, नेगेटिव है। ठीक है, अब जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा, एक और लाइन बनेगी। Question number 6. A Hall probe is placed in a magnetic field. The Hall voltage is 0. The Hall probe is rotated to a new position in the magnetic field. The Hall voltage is now maximum. Explain these observations. Basically, Hall probe जो है ना, वो magnetic field strength को measure करता है। तो जब उसका प्लेन फॉर्मूला वो 90 वाला होता है ना, जब आप उसको 0 कर देंगे तो साइन 0 0 होता है। रीडिंग मैक्सिमम होगी जब प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर प्लेन इज ऑफ द प्रोब इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब वो कह रहे हैं कि इस फॉर्मूला में n का मतलब, वो याद होगा आपको, n नंबर डेंसिटी होती है। वाई हॉल प्रोब इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में n कम होता है, जहां n कम होता है वहां हॉल वोल्टेज ज्यादा होता है। अपने आंसर्स कंपेयर करो। A Hall probe gives a maximum reading of 24 when placed in a uniform magnetic field. The same Hall probe is then placed in a magnetic field of fixed direction and varying flux density. The Hall probe is in a fixed position so that the angle between the Hall probe and the magnetic field is the same as when the Hall probe Hall voltage was 24.
The variation of the reading on the Hall probe with time t is this. A coil with 780 turns and a diameter of 3.6 is placed in this varying magnetic field. The plane of the coil is perpendicular to the field. Magnitude of the maximum EMF induced. अब ये वो rate of change of flux वाला issue है, Faraday law वाला. उसको आपने उसको लिंक करना है. सिंपल आपको ग्राफ से रीड करना है, फिर फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू निकालनी है. अब उसके बाद आगे देखें. A beam of white light passes through a cloud of cool gas. The spectrum of the transmitted light is viewed and contains a number of dark lines. आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा टॉपिक है. ये वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जिसमें कुछ फोटॉन्स पहले एब्जॉर्ब हो जाते हैं, फिर वो री इमिट होते हैं, लेकिन अपनी इंटेंसिटी थोड़ी लूज कर जाते हैं, तो वो डार्क लाइंस दिखती हैं. ये वही थ्योरी है ना. अच्छा, सम एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम आर देयर. ये जो दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब आपको ये वाला टेबल डेटा दिया हुआ है. एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल ऑफ एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3. अब आप उसमें फॉर्मूला लगा दें. Number 8, potassium is unstable and undergoes alpha decay. वो मैंने आपसे ग्रुप पे शेयर की थी ना वैल्यूज के. अल्फा डीके क्या होता है, इसमें मास नंबर में 4 कम होता है और एटॉमिक नंबर से 2 कम होता है. तो वो लिख दोगे आप
or power source in a space probe contain this much kg of plutonium. Each nucleus of plutonium that decays emits this much energy. हाफ लाइफ दी हुई है. अब इनिशियल नंबर आप निकाल लो. ये वेल नोन फॉर्मूलाज हैं सारे, वो डीके वाला फॉर्मूला और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला भी याद होने चाहिए. The initial activity, और कहते हैं use your answer to determine the initial power output from the source due to the decay of plutonium. अब जो इनिशियल पावर है, पहले आप उसको एनर्जी आपके पास ईवी और फिर जूल बनाओ, फिर पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और वो लगाकर ये वर्किंग कंप्लीट करो, चेक कंपेयर करो. The space probe will continue to function until the power output from the plutonium in the source decreases to 65.3% of its initial value. अब वो कह रहा है वो टाइम पता करो जिसमें वो फंक्शन करना रोक दे, वही जो प्रोबेबिलिटी वाली अप्रोच है ना. अब आप वो फॉर्मूला लगा दोगे, A इज इक्वल टू ए नॉट माइनस लेमडा टी. हाफ लाइफ आपको पता है.
Then he says an alternative power source uses energy generated from the radioactive decay of plutonium-210, has a half-life of 0.378, yet the mass of the isotope needed for the same initial power is this. अब कह रहे हैं इसका एडवांटेज बताओ। ये सवाल इस क्वेश्चन से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन जैसे किया है ना, यू कैन सी के आप जाहिर है कि आपका अगर मास कम होगा तो वेट कम होगा। स्पेस में जाने के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जितना ज्यादा लगेज होगा उसको लिफ्ट करना उतना मुश्किल होगा, लेकिन इसकी हाफ लाइफ कम है। तो ये ज्यादा अरसा पावर नहीं दे सकेगा। Ultrasound is used to produce diagnostic information about internal body structure. How ultrasound waves are detected, वो जो CRO वाली स्टोरी है ना वो आएगी इसमें। फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्ट्रासाउंड और ये जो मेडिकल फिजिक्स का पार्ट है, ये मैंने बहुत बार बताया है कि इसमें आपको पॉइंट्स याद करने होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, साउंड वेव्स होती हैं। The voltage is applied to an ultrasound probe. The root mean square RMS voltage is 66 volt. The frequency of the ultrasound generated by the probe is 4.3 megahertz. Determine the values of V naught. और फिर आप इसमें V naught को सब्जेक्ट बना लो। दूसरा पार्ट वो कह रहा है ओमेगा निकालो। ओमेगा होता है 2 पाई f और उसमें फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। The figure contain information about air and soft tissue. Soft tissue का डेटा दिया हुआ है और एयर का दिया हुआ है। मतलब यूनिट फॉर द स्पेसिफिक acoustic impedance values shown in table. स्पेसिफिक acoustic impedance असल में उसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक acoustic impedance जो होता है Z होता है रो इंटू सी। इस तरह वर्किंग करके उसकी वो जो एएस वाली अप्रोच है, एएस फिजिक्स वाली, वो लगाकर आप इनकी यूनिट निकाल सकते हो। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू।
उसमें फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज प्लग इन करो, सॉल्व कर दो। Use data from table 9.1 to explain why ultrasound cannot be used to produce an image inside an air-filled cavity such as the lungs. तो वो जाहिर है एयर की डेंसिटी के साथ, वो तो आपको याद है कि हम जब लगाते हैं जेल, वहां पर भी एयर ही को हटा रहे होते हैं, तो एयर फिल्ड होगा तो वो तो फिर हमें वो सारी अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो उस सूरत में हमें रिफ्लेक्शन के लिए वेव नहीं मिलेगी। A student observed different stars from the earth. Give two reasons why some stars appear brighter than the other. डिस्टेंस इशू है, व्हाट इज मेंट बाय अ स्टैंडर्ड कैंडल, ये मेमोरी है सारी। देखो पहले तो तुम याद रखो कि कुछ स्टार्स हमें दूर दिखते हैं, जो कि दूर होते हैं, और हमें जो दिखता ही विजिबल लाइट है, हो सकता है वो जो लाइट एमिट कर रहे हैं वो विजिबल में ज्यादा है। जिस ऑब्जेक्ट की स्टैंडर्ड कैंडल क्या होते हैं, जिनकी लिमिनिसिटी हमें पता होती है। And a spectral line from a star within a galaxy is observed to have a wavelength of this. The same spectral line measured in the laboratory observed have a wavelength of this. Shifting हुई we show that the speed of the sun, आप उसमें फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू v अपॉन c, और रीअरेंज करके v निकाल लो। कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द स्टार। हबल की उसने कांस्टेंट की वैल्यू खुद दी हुई है, यानी सेज कि आप वो डिस्टेंस निकाल लो। हबल लॉ का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, हबल लॉ का कांस्टेंट तो वो खुद दे देगा। State and explain what can be concluded about the universe based on this change observed. तो इसका मतलब ये है कि जो गैलेक्सी है, गैलेक्सीज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, सो यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये वो फेमस थ्योरी है जो बिग बैंग से जाके जुड़ती है। तो आप इसकी कैलकुलेशन देख लो, थ्योरी पार्ट देख लो, अपने आंसर्स को कंपेयर कर लो। हम इसको यहीं तक रोकते और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।